गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत ग्रामीण समाज शास्त्र में किंगसन नातेदारी व्यवस्था को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की, नातेदारी व्यवस्था विवाह, अनुस्थापन परिवार और प्रजनन परिवार के बीच की एक कड़ी है। यानी परिवार में रक्त संबंध व वैवाहिक संबंधों के आधार पर जो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, उनकी मध्य की जो अंतर संबद्धता है, वह व्यवस्था ही नातेदारी कहलाती है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में कर चुके हैं। आज हम नातेदारी व्यवस्था को लेकर भारतीय परिदृश्य में इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारतीय समाज एक विविधता वाला समाज है और जब संपूर्ण भारतीय समाज को देखते हैं तो नातेदारी व्यवस्था को लेकर समाजशास्त्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की व्यवस्था को देखा। इसीलिए प्रोफेसर इरावती कर्वे ने नातेदारी की जो विशेषताएं हैं, नातेदारी व्यवस्था किस तरह से पाई जाती है समाज में, परिवार में, उसको लेकर संपूर्ण भारतीय समाज को विशेषतः 3 भागों में बांटा। उत्तर प्रदेशीय क्षेत्र, मध्य परिक्षेत्र और दक्षिण परिक्षेत्र, यानी नॉर्थर्न जोन, सेंट्रल जोन और साउथ जोन के रूप में हम देख सकते हैं। हमने उत्तर परिक्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं होती है नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत, कौन से सामाजिक सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो उसको अन्य क्षेत्रों से भिन्न करते हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। उत्तर परिक्षेत्र और मध्य परिक्षेत्र को लेकर आज हम चर्चा करेंगे साउथ जोन में, दक्षिण क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था किस रूप में पाई जाती है। इसका यदि हम अध्ययन देखें विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा, तो ये कहा जाता है कि दक्षिण परिक्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। यहाँ अधिकतर जातियों और समुदायों में परिवार को मुख्यतः पितृवंशीय पति स्थानिक है, जैसे नंबूदरी, परंतु जनसंख्या के ऐसे भी भाग हैं जहाँ मातृवंशीय और पत्नी स्थानिक भी हैं, जैसे नायर। काफ़ी संख्या में ऐसे भी हैं जिनकी व्यवस्था में पितृवंशीय और मातृवंशीय दोनों संगठनों की विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे टोडा। इस प्रकार ऐसे जातियों और जनजातियों जिनमें केवल बहुपत्नी प्रथा ही है, जैसे आसारी, नायर, तथापि ऐसे भी हैं जिनमें बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा दोनों प्रचलित हैं, जैसे टोडा। फिर बहुपति प्रधान पितृवंशी समूह भी हैं, जैसे आसारी, और बहुपति प्रधान मातृवंशी समूह भी हैं, जैसे तियान, नायर, और बहुपत्नी प्रधान पितृवंशी समूह भी हैं, जैसे नंबूदरी। लेकिन बहुपत्नी प्रधान मातृवंशीय समूह नहीं है। इसी प्रकार पितृवंशीय संयुक्त परिवार और मातृवंशीय संयुक्त परिवार भी हैं। तो इस प्रकार पितृवंशीय संयुक्त परिवार और मातृवंशीय संयुक्त परिवार भी दक्षिण परिक्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये सब दक्षिण परिक्षेत्र में नातेदारी संगठन की विविधता को दर्शाते हैं। तो हम यहाँ की जो नातेदारी व्यवस्था है, संगठन है, उनका स्वरूपों की विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले मातृवंशीय परिवार में, तो इसमें क्या होता है, स्त्रियों में एक दूसरे से नातेदारी संबंध पुत्री, माता, बहन, माँ की बहन और बहन की पुत्रियों के पास जाती है। पुरुषों के साथ स्त्रियों के नातेदारी संबंधों, पुरुष स्त्रियों के साथ भाई, पुत्री का पुत्र, बहन का पुत्र से संबंधित होते हैं।
पुरुषों का एक दूसरे के साथ नातेदारी संबंध भाई भाई का हो सकता है, माँ का भाई हो सकता है, बहन का पुत्र होता है। ये सभी नातेदारी संबंध रक्त मूलक आधार है। इनमें विवाह से कोई संबंध नहीं बनते। जैसे पिता पुत्री इस तरह की नातेदारी संबंध इस तरह के परिवारों में देखने को नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि पति परिवार में कभी कभी आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पति और पत्नी के बीच जो साथी की भावना का अभाव होता है। पिता और बच्चों के बीच निकटता का भी अभाव होता है, क्योंकि पिता यहाँ बहुत कम समय के लिए कभी कभी आता है। और जहाँ तक पति की आय से जीवन यापन का संबंध है, स्त्रियाँ पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, यानी वो पति की आय पर निर्भर नहीं होती। इस प्रकार से कुछ दक्षिणी परिवार उत्तरी परिवारों से भिन्न देखे जाते हैं। अब जैसे एक परंपरा है तरवाड़ कहलाने वाला मातृवंशीय संयुक्त परिवार ट्रावनकोर के मालाबार में, नायरों में तथा कुछ अन्य समूह में पाए जाते हैं। तरवड़ परिवार की प्रमुख विशेषताएं इस तरह की होती हैं कि तरवड़ की संपत्ति, इससे संबंध सभी पुरुषों और स्त्रियों की होती है। अविवाहित पुत्र माँ के तरवड़ के सदस्य होते हैं, लेकिन विवाहित पुत्र अपनी पत्नियों के तरवड़ के सदस्य होते हैं। परिवार में सबसे वृद्ध सदस्य तरवड़ संपत्ति का प्रबंधक होता है, यानी यहाँ मातृवंशीय परिवार होते हुए भी सबसे वृद्ध सदस्य पुरुष ही इसका प्रबंधन का कार्य करता है, जिसे कर्णवान उसकी पत्नी अमाई कहलाती है कहते हैं। कर्णवान यानी जो परिवार सब की संपत्ति का प्रबंधक मुखिया होता है, परिवार का पूर्ण शासक होता है। उसकी मृत्यु पर अगला वरिष्ठ सदस्य कर्णवान बन जाता है। वह अपने नाम से धन का नियोजन कर सकता है, संपत्ति को गिरवी रख सकता है, धन ऋण के रूप में दे सकता है, भूमि को उपहार स्वरूप दे सकता है। आय और व्यय के किसी सदस्य को जवाबदेही देना भी जरूरत नहीं महसूस करता। जब तरवड़ बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं तो उनको तवाजी में विभक्त कर दिया जाता है। स्त्रियों के संबंध में तवाजी वह व्यक्तियों का समूह है जिसमें एक स्त्री, उसके बच्चे, स्त्री वंश के उसके सभी उत्तराधिकारी शामिल होते हैं, यानी तरवड़ का विस्तृत स्वरूप ही तवाजी है। 1912 से पूर्व और 1912 के बाद के समाज को हम देखें तो दक्षिण भारत में तरवड़ दो अलग अलग लक्षणों वाले समूह के रूप में विकसित हुआ। पहले की तरवड़ संपत्ति अभाज्य होती थी, लेकिन अब विभाजन होता है। साथ ही पूर्व का कर्णवान तरवड़ का संपूर्ण शासक हो गया। पूर्व के तरवड़ के सदस्य तब तक भरण पोषण के अधिकारी नहीं थे जब तक कि वो परिवार के मकान में न रहते हों, लेकिन जब पैतृक मकान से बाहर रहने पर भी सदस्य भरण पोषण के हकदार होते हैं। इस प्रकार नायर जाति का तरवड़ 1912 के अधिनियम ट्रावनकोर में बना, 1920 के अधिनियम कोचिन, 1933 के किरवान के बाद अब भी खंडित हो गए हैं। अब स्त्रियों की संपत्ति उसके पुत्र और पुत्रियों को जाती है, फिर उसके पिता की और पति को। कापड़िया ने भी KM कापड़िया ने लिखा है कि ये सत्य है कि 90% से अधिक विधु यानी घर में एक ही तवाजी होती है, और ये दर्शाता है कि कुछ दशकों में तरवड़ को आणविकरण बढ़ रहा है, यानी उसका विभाजन विखंडित हो रहे हैं। अब हम जब नातेदारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत को हम देखें और उसके कुल संगठन कितने हैं, उनकी विवाह व्यवस्था के नियम क्या हैं, तो उसको देखकर हम इरावती कर्वे के अध्ययन को देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जाति 5 बहिर्विवाह कुलों में विभाजित रहती है। कुल संगठन की भी कुछ विशेषताएं इस तरह से होती हैं, जैसे प्रत्येक कुल जिसमें काफ़ी परिवार होते हैं का अपना नाम होता है, जो किसी जानवर या पौधे या किसी अन्य वस्तु के नाम पर रखा जाता है। एक व्यक्ति किसी भी कुल में
पत्नी का चयन कर सकता है सिवाय अपने कुल के। यानी वो 5 जो बहुत सारे कुल होते हैं उनमें से अपने कुल को छोड़कर वह अन्य कुलों से अपने लिए पत्नी का चयन कर सकता है। परंतु यह चयन सैद्धांतिक है क्योंकि पुत्रियों की विनिमय का नियम भी रहता है। विवाह में कुल बहिर्विवाह के नियम ही नहीं चलते बल्कि पुत्रियों का परिवार विनिमय भी चलता है। पुत्रियों के विनिमय नियम के कारण अनेक नातेदारी से संबंधित शब्द एक से ही होते हैं। उदाहरण के लिए ननद के लिए प्रयोग किया जाना और सद्भाभी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। साला के लिए प्रयुक्त शब्द बहनोई के लिए भी और ससुर शब्द भाभी के पिता के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ महिलाओं कन्याओं का विनिमय संबंध एक दूसरे में देने की प्रथा पाई जाती है। मातृपक्ष के समांतर सहोदरज के बीच विवाह अर्थात 2 बहनों के बच्चों के बीच विवाह स्वीकृत नहीं होता, किंतु साले से विवाह का प्रचलन है। यानी अपनी बहन से की पत्नी की छोटी बहन से विवाह का प्रचलन है। एक ही परिवार में 2 भाइयों से 2 बहनों का विवाह भी हो सकता है। दक्षिण में अधिमान्य विवाह की प्रथा भी है। अनेक जातियों में प्रथम वरीयता जैसे बड़ी बहन की पुत्री को दी जाती है, द्वितीय वरीयता पिता की बहन की लड़की को और तृतीय वरीयता माता के भाई की पुत्री को। परंतु आजकल ये विलोम सहोदर संतति विवाह विशेषकर चाचा भतीजी विवाह को उन समूह में जो या तो उत्तर भारतीय या पश्चिम भारत के संपर्क में आए हैं चलन के भार और श्रम की बात समझी जाने लगी है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। विवाह के लिए प्रचलित निषेध भी हैं, जैसे एक व्यक्ति अपनी छोटी बहन की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, जबकि बड़ी बहन की पुत्री से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। एक विधवा अपने पति के बड़े या छोटे भाई से विवाह नहीं कर सकती, अर्थात देवर विवाह निषेध है। और कोई व्यक्ति अपनी माँ की बहन की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, यानी मौसी की बहन से शादी नहीं कर सकता। जैसा कि उत्तर में होता है कि विवाह पीढ़ीगत विभाजन के सिद्धांत की अपेक्षा वास्तविक आयु अंतर पर आधारित होता है। इसका एक उदाहरण दक्षिण में दादा और पोती का विवाह भी संभव है, जबकि उत्तरी भारत में इस तरह की परंपराएं नहीं देखी जाती। दक्षिण में विवाह और नातेदारी की एक और विशेषता यह है कि विवाह नातेदारी समूह को विस्तृत करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्येक विवाह पहले से ही जो मौजूद बंधन है उनको और मजबूत करने के लिए किया जाता है। ऐसा विचार जो कि नातेदारी पहले से ही काफ़ी निकट है और उनको और निकटता दी जाती है, इसीलिए दक्षिण में बड़ी बहन की पुत्री से विवाह को सबसे पहले वरीयता दी जाती है। एक लड़की को उसी व्यक्ति से विवाह करना पड़ता है जो उससे आयु में बड़े समूह जिसे तामम कहा जाता है और साथ ही माता पिता के समूह से छोटे समूह का हो, अर्थात लड़की अपने किसी भी बड़े विलंग सहोदर संतति से विवाह कर सकती है। लड़की को तामपिन समूह से ही विवाह करना होता है, जबकि लड़की को तामम समूह से में विवाह किया जाता है और जो तामम समूह की संतान होती है। इसी तरह जब उत्तर और दक्षिण भारत की शब्दावली को नातेदारी संबंधों को लेकर जो शब्दावली है उसको लेकर चर्चा की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर की शब्दावली में जैसे कन्या, भाऊ, पियर, ससुराल जैसे शब्दों में अभिव्यक्त भावनाएं और परिस्थिति का दोहरापन दक्षिण में नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण में विवाह के बाद लड़की अजनबी घर में प्रवेश नहीं करती जैसा कि उत्तर भारत में करती है। किसी लड़की का पति या तो उसकी माता के भाई का पुत्र हो या ऐसा ही कोई अन्य रिश्तेदार होता है जो वो पहले से ही उससे परिचित होती है। दक्षिण में विवाह लड़की के लिए अपने पिता के घर से पृथक का प्रतीक नहीं है। लड़की अपने ससुराल के घर में भी स्वच्छंद रहती है और उसमें जो वधू वाला भाव होता है वो नहीं आता है। इस तरह से दक्षिण और उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था को देखा जाए तो हम इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि दक्षिण भारत के परिवार में जन्म के परिवार और जनन के परिवार के बीच कोई भी स्पष्ट भेद नहीं है, जैसा कि उत्तर भारत के में होता है।
व्यक्ति के जनक परिवार का कोई भी सदस्य विवाह परिवार का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन दक्षिण भारत में ये संभव है क्योंकि वहाँ बहन की पुत्री से विवाह का परंपरा पाई जाती है। उत्तर भारत में नातेदारी से संबंधित प्रत्येक शब्द ये स्पष्ट करता है कि संदर्भित व्यक्ति रक्त संबंधी है या विवाह संबंधी, लेकिन दक्षिण भारत में दोनों के लिए समान शब्द प्रयुक्त किया जाता है। दक्षिण भारत में व्यक्ति के कुछ नातेदार होते हैं जो उसके केवल रक्त संबंधी है और कुछ अन्य हैं जो एक साथ रक्त संबंधी और विवाह उपरांत के संबंध भी होते हैं। दक्षिण भारत में नातेदारी का संगठन दो समूह में आयु श्रेणियों के अनुसार होता है, अर्थात व्यक्ति से बड़ा और छोटा के आधार पर होता है। दक्षिण भारत में विवाहित लड़कियों के लिए व्यवहार के विशेष प्रतिबंध निर्धारित नहीं होते, जबकि उत्तर भारत में विवाह के उपरांत अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। दक्षिण भारत में विवाह का अर्थ ये नहीं होता कि लड़की पिता के घर से अलग होकर कोई नए घर में जाएगी, लेकिन उत्तरी भारत में स्त्री अपने पिता के घर कभी कभी जाती है। उत्तर भारत में विवाह नातेदारी समूह को विस्तृत करने के लिए होता है, जबकि दक्षिण भारत में विवाह पहले से ही मौजूद बंधनों को, नातेदारी व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। तो इस तरह से दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था और उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था की जो सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को देखें तो काफ़ी अंतर हमें दिखाई देता है, और इस आधार पे उन शब्दावलियों का प्रयोग भी प्रयुक्त होता है जो उनकी नातेदारी व्यवस्था को इंगित करता है। धन्यवाद।